नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 10 के हिंदी काव्य नदी शीर्षक कविता के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय की हिंदी व्याख्या करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉइंट 1 करके प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या कीजिए। इसके नीचे ठीक आप देख सकते हैं, प्रश्न 1 करके एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि नदी शीर्षक की एक कविता है और इसकी हमें संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या करनी है। इसकी व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदी काव्य से किसी भी पद्यांश की जो इस तरह से एक पद्यांश लिखने के लिए पूछेगा, उसके आपको 4 नंबर मिलेंगे। 4 नंबर पाने के लिए आपको पहले संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य अच्छी तरीके से लिखना होता है। इस पद्यांश की व्याख्या में आपको 4 हेडिंग्स लिखने होते हैं और प्रत्येक हेडिंग्स का आपको एक एक नंबर दिया जाता है। जिसके लिए आपको सबसे पहले, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न 1 करके दिया है। अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। इसकी हमें हिंदी व्याख्या करनी है। सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे, उत्तर करके संदर्भ। याद रहे, उत्तर नीले पेन से, फिर इसके बाद काले पेन से संदर्भ हेडिंग डालना है और फिर इसके बाद इसका संदर्भ लिखना है। कुछ इस तरह से यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नदी शीर्षक कविता से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों के रचयिता श्री केदारनाथ सिंह जी हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से अच्छी तरह याद करके आपको संदर्भ लिखना है। अतः इसके अलावा एक बात पर आपको और ध्यान देना है कि जैसा कि यहाँ पर लिखा है रचयिता, तो यहाँ पर रचयिता या रचित ही लिखना और इसके अलावा लेखक या लिखित मत लिखना, क्योंकि लेखक और लिखित लिखा जाता है गद्यांश में और ये आपका पद्यांश है। इसलिए यहाँ पर रचयिता और शीर्षक ही डाला जाता है और गद्यांश में पाठ और लेखक का नाम डाला जाता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रहे कि शीर्षक और रचयिता में गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि अगर इसमें आप लिखित या पाठ लिख देंगे तो आपका आधा नंबर इसमें से माइनस हो जाएगा। इसलिए आपको इसको अच्छी तरीके से याद करके लिखना है ताकि आपको एक का एक पूरा नंबर मिल जाए। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी प्रसंग। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे प्रसंग और प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि नदी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, यह जीवन में प्रत्येक क्षण हमारा साथ देती है। याद रहे, प्रसंग की इन लाइनों की इस पंक्तियों में आपको हमेशा अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि जब आप प्रसंग लिखते हैं तो कॉपी चेक करने वाला प्रसंग और संदर्भ ही अच्छे से पढ़ता है और व्याख्या में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि प्रसंग में ही ये बता दिया जाता है कि आगे व्याख्या में क्या हुआ है। इसलिए आपको प्रसंग में कोई भी गलती नहीं करना है। एक बार और रिपीट कर दें, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि नदी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, यह जीवन में प्रत्येक क्षण हमारा साथ देती है। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी व्याख्या। व्याख्या में यहाँ पर हम लिखेंगे कवि कहता है कि यदि हम नदी के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसके महत्व के बारे में सोचते हैं तो वह हमारे अंतस्थल को स्पर्श करती प्रतीत होती है। नदी हमारा पालन पोषण उसी प्रकार करती है जिस प्रकार हमारी माँ, जिस प्रकार अपनी माँ से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम नदी से भी अपने को अलग नहीं कर सकते। यदि हम सामान्य गति से चलते रहे हैं तो यह हमें स्पर्श करती प्रतीत होती है, लेकिन जब हम सांसारिकता में पड़कर भाग दौड़ में पड़ जाते हैं तो यह हमारा साथ छोड़ देती है। यदि हम इसे साथ लेकर चलें तो यह प्रत्येक परिस्थिति में किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहती है, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ना तो वह हमसे अलग हो सकती है और ना हम उससे। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस कविता की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद हमारा आता है काव्यगत सौंदर्य। यहाँ पर अच्छी तरीके से व्याख्या लिखने के बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट 1 में लिखेंगे
कवि ने नदी के महत्व का वर्णन किया है कि यह हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहती है। इसके नीचे भाषा सहज और सरल खड़ी बोली, शैली वर्णनात्मक व प्रतीकात्मक, छंद अतुकांत और मुक्त, अलंकार अनुप्रास का सामान्य प्रयोग। यहाँ पर एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका काव्यगत सौंदर्य है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला आपका संदर्भ, प्रसंग और लास्ट का काव्यगत सौंदर्य, ये तीनों हेडिंग्स को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद आपको 4 के 4 नंबर दे देता है। याद रहे, आप जो यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य में 5 पॉइंट लिख रहे हैं, इन छोटी सी 5 लाइनों के आपको पूरा का पूरा 1 नंबर मिलेगा। तो इसलिए काव्यगत सौंदर्य आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना है। अतः उम्मीद करता हूँ इस अध्याय की व्याख्या आपके समझ में आई होगी। इसके बाद हमारा अगला होगा दूसरा अध्याय, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर कुछ इस तरीके की ये दूसरी कविता है जो प्रश्न 2 करके दिया है। इसको भी आपको पहले की तरह सबसे पहले बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर इसकी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना है। अतः आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नदी शीर्षक के सभी अध्याय के व्याख्या में या सभी कविताओं की व्याख्या में आपका जो संदर्भ होगा वो एक ही रहेगा, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बदल जाएंगे। यहाँ पर इसको सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर आपको इसकी संदर्भ व्याख्या करनी है। यहाँ पर प्रश्न 2 में दिया है, छोड़ दो तो वहीं अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचा कर वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया। एक छोटे से घोंघे में सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। यहाँ पर कुछ इस तरीके की ये कविता है जिसकी हमें संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या करनी है। हमने इसको पहले अच्छी तरीके से पढ़ लिया और अब इसके बाद हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हेडिंग डालेंगे संदर्भ और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नदी शीर्षक कविता से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों के रचयिता श्री केदारनाथ सिंह जी हैं। इस तरीके से आपको वहाँ पर संदर्भ लिखना है। इसके अलावा एक जानकारी आपको और बता दें कि जैसा कि यहाँ पर लिखा है रचित और शीर्षक, तो वहाँ पर आपको काव्य खंड में कोई भी काव्य की संदर्भ व्याख्या हो उसमें आपको रचयिता या रचित और शीर्षक ही लिखना है, अन्यथा पाठ या लिखित या लेखक नहीं लिखना है, क्योंकि लिखित या लेखक आपका गद्यांश में लिखा जाता है, पद्यांश में नहीं। और अगर आप ये गलती करते हैं तो आपका इसमें से आधा नंबर माइनस हो जाता है। अगर आप रचयिता की जगह पर लेखक लिख देंगे या शीर्षक की जगह पर पाठ लिख देंगे तो आपका आधा नंबर चला जाएगा। इसलिए आपको संदर्भ में कोई भी गलती नहीं करनी है और प्रसंग में कोई गलती नहीं करनी है। यहाँ पर संदर्भ को अच्छी तरीके से लिखने के बाद अगली हेडिंग डालेंगे प्रसंग। याद रहे, प्रसंग में भी आपको कोई गलती नहीं करनी है। यहाँ पर प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि नदी पृथ्वी पर ही नहीं आकाश में भी विचरण करती है, अर्थात सभी स्थानों पर हमारे साथ रहती है। ये हमारा प्रसंग हो गया। एक बात यहाँ पर फिर से आपको बता दें कि प्रसंग में भी कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला प्रसंग को भी अच्छी तरीके से पढ़ता है, क्योंकि प्रसंग में ही ये बताया जाता है कि आगे व्याख्या में क्या हुआ है। और अगर वो प्रसंग अच्छी तरीके से पढ़ लेगा और आप प्रसंग में कोई गलती नहीं करते हैं तो आपकी व्याख्या वो वहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसे ये भी पता चल जाएगा कि आपको प्रसंग में आपने लिखा है अच्छी तरीके से, तो आपको इसकी व्याख्या अच्छे से पता होगी और फिर वो लास्ट में काव्यगत सौंदर्य हेडिंग को अच्छे से पढ़ेगा। इसलिए आपको प्रसंग में कोई भी गलती नहीं करनी है और प्रसंग अच्छी तरीके से वहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रसंग लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी व्याख्या। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे व्याख्या और व्याख्या में हम लिखेंगे, कवि कहता है कि यदि हम सदा साथ रहने वाली नदी को किसी अनुचित स्थान पर छोड़ दें तो वह वहाँ रुकी नहीं रहेगी, वरन अनगिनत लोगों की आंखों से बचकर वह वहाँ भी अपनी एक नवीन दुनिया उसी प्रकार बसा लेगी जिस प्रकार एक छोटा सा घोंघा अपने आसपास सीप की रचना कर लेता है। आशय यह है कि नदी की यह दुनिया अत्यधिक लघु रूप में भी सीमित हो सकती है। कवि का कहना है कि हम कहीं पर भी रहें
वर्ष के सबसे कठिन माने जाने वाले ग्रीष्म के दिनों में भी यह हमें अपने स्नेह रूपी जल से सिक्त करती है और अतिशय प्रेम प्रदान करती है। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इसकी भी व्याख्या समाप्त होती है और इसके बाद हमारी अगली हेडिंग आएगी काव्यगत सौंदर्य। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य, और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे नदी सर्वत्र विद्यमान है, वह दुर्गम परिस्थितियों में भी अपनी दुनिया बसा लेती है। इसके नीचे लिखेंगे भाषा सहज और सरल खड़ी बोली, शैली वर्णनात्मक व प्रतीकात्मक, छंद अतुकांत और मुक्त। यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य में आपको चार के चारों पॉइंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करके लिखना है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला काव्यगत सौंदर्य बहुत ही अच्छे से पढ़ने के बाद आपको 4 के 4 नंबर दे देता है। अतः उम्मीद करता हूँ कि इस अध्याय की भी व्याख्या आपके समझ में आई होगी। इसके बाद हमारा आता है प्रश्न नंबर 3, बोले तो तीसरी कविता। यहाँ पर कुछ इस तरह का ये तीसरी कविता है। इसको जानने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अतः यहाँ पर कुछ इस तरीका का यह तीसरा अध्याय है या तीसरी कविता है। यहाँ पर सबसे पहले इस कविता को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इसकी हम संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। यहाँ पर प्रश्न 3 करके दिया है, नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, पर होगी जरूर कहीं ना कहीं, किसी चटाई या फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई। यहाँ पर कुछ इस तरीके की कविता है जिसके हमें संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या करनी है, जिसके लिए हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से उत्तर करके और इसके बाद काले पेन से हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ में नीले पेन से यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नदी शीर्षक कविता से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों के रचयिता श्री केदारनाथ सिंह जी हैं। यहाँ पर एक बात आपको हमेशा ध्यान रहे कि जहाँ पर शीर्षक और रचित लिखा है वहाँ पर रचित और शीर्षक ही लिखना, लिखित या पाठ मत लिखना, क्योंकि अगर आप लिखित और पाठ लिख देंगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, क्योंकि लिखित या पाठ जो है वो लिखा जाता है गद्यांश में और ये आपका है पद्यांश, बोले तो काव्य। इसलिए आपको यहाँ पर शीर्षक और रचयिता ही डालना है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला ये पहली हेडिंग्स होती है आपकी, इसलिए आपका ये संदर्भ बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ता है और फिर इसके बाद संदर्भ पढ़ता है। यहाँ पर अच्छी तरीके से संदर्भ लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी प्रसंग। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे प्रसंग, और प्रसंग में हम यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नदी की सर्वव्यापकता और संकेत कर रहा है, बोले तो सर्वव्यापकता और संकेत कर रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नदी की सर्वव्यापकता और संकेत कर रहा है। याद रहे प्रसंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है, क्योंकि प्रसंग में ही यह बताया जाता है कि आगे व्याख्या में क्या होता है। इसलिए अगर आपने प्रसंग अच्छी तरीके से लिख दिया है तो आप व्याख्या में बच सकते हैं, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला संदर्भ और प्रसंग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ता है और फिर इसके बाद व्याख्या में कम ध्यान दे के लास्ट की हेडिंग काव्यगत सौंदर्य अच्छी तरीके से पढ़ के आपको 4 के 4 नंबर दे देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह प्रश्न 4 नंबर का होता है और इसमें आपको व्याख्या में 4 हेडिंग्स लिखनी होती हैं, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य, जिसके 1-1 नंबर आपको दिए जाते हैं। यहाँ पर संदर्भ और प्रसंग अच्छी तरह से लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी व्याख्या। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे व्याख्या, और व्याख्या में हम यहाँ पर लिखेंगे नदी की सर्वव्यापकता की ओर संकेत करता हुआ कवि कहता है कि जो नदी विभिन्न स्थलों के मध्य से अनवरत प्रवाहित होती है या होती रहती है, वह किसी न किसी रूप में हमारे घरों में भी प्रवाहित होती हुई हमें सुख और आनंद की अनुभूति देती है। इसके बहने की ध्वनि हमें किसी चटाई या फूलदान से भी सुनाई पड़ सकती है और इसको हम मन ही मन अनुभव भी कर लेते हैं। आशय यह है कि नदी और व्यक्ति का गहरा और अटूट संबंध पहले से ही रहा है और आगे भी रहेगा। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस अध्याय की भी व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग आएगी काव्यगत सौंदर्य।
यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य, और यहाँ पर हम लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य में हम लिखेंगे नदी से अटूट संबंध का वर्णन करते हुए कहा गया है कि नदी घरों में भी चुपचाप बहती रहती है। भाषा सहज और सरल खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, छंद अनुकांत और मुक्त। एक बात यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रहिए कि ये जो काव्यगत सौंदर्य की 4 लाइनें हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये लाइनें आपको 1 नंबर दिला के जाएंगी। और अगर आप इनमें कोई भी गलती करते हैं तो आपका आधा नंबर माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट की आखिरी हेडिंग होगी। आपकी जानकारी के लिए फिर से बताती कि एक कविता में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य, ये 4 हेडिंग्स हमको लिखनी होती हैं, और इन्हीं चारों के हमें 1-1 नंबर मिलते हैं। इसलिए आपको पहली और लास्ट हेडिंग बहुत ही अच्छे से लिखना है, क्योंकि टीचर जब वहाँ पर कॉपी चेक करते हैं तो लास्ट का और पहले का और प्रसंग बहुत ही अच्छी तरीके से चेक करते हैं, और फिर आपको 4 के 4 नंबर मिलते हैं। अगर आप आगे और पीछे में कोई भी गलती करते हैं तो आपका आधा नंबर 1 नंबर माइनस कर देते हैं। अतः इसी के साथ साथ हमने आपको नदी शीर्षक के 1, 2, 3 अध्याय या 1, 2, 3 कविता की व्याख्या अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दी। तो बस उम्मीद करता हूँ कि इन तीनों की व्याख्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।